हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ग्राम समाज और विकास से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का। तो उसी का आज ये नेक्स्ट क्रम होगा जिसमें हम प्रैक्टिस नंबर 4 देखेंगे। और इसमें चल रहा था 50-50 के सेट। तो आज का ये जो चौथा प्रैक्टिस सेट होगा, इसमें हम 151 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे 200 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, इसके पहले 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाए, आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए आज का ये स्टार्ट करते हैं उसी के नेक्स्ट में 151 नंबर क्वेश्चन से, और 200 तक इसमें हम देखने वाले हैं। और शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन 151 का है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था। इसमें से कौन सा ऐसा संस्थान था जिसका यह उद्देश्य था? और ये लेखपाल के पेपर में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बने थे। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम था, जिसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका है कि भूमि संसाधनों का स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से, परमानेंट तरीके से उसका संरक्षित करना, और सभी जो संभावित खेती योग्य भूमि है उसकी रक्षा करना, पुनर्वास करना और पुनः जो है उत्पन्न करना, इसका क्या था? उद्देश्य रहा था। तो ये हो जाएगा आंसर ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 152, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित एफएफएस का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, एफएफएस का फुल फॉर्म, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फार्मर फील्ड स्कूल, जो कि दिया गया है बी पार्ट में। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये 1980 के दशक में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन जो एफएओ है, ठीक है, इसके द्वारा इंडोनेशिया में चावल की खेती में एकीकृत कीट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत किया गया था, फार्मर फील्ड स्कूल का। तो आंसर यहाँ पे इसका बेसिकली बी पार्ट इसका करेक्ट है, क्योंकि इसमें फुल फॉर्म ही पूछा गया था। चलिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? जब ब्रिटिश शासन था, ठीक है, सन 1600 से लेकर और 1947 तक, तो उस पीरियड में जो है अब भारत की जो अधिकांश जनसंख्या थी उनकी जो जीविका थी वो किस क्षेत्र पर निर्भर थी? यहाँ पे दिया गया प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे, प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे, तो ये होता है जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से प्राप्त होता है, उन्हें प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इन्हें जो है एक कच्चा माल भी कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र को। ठीक है, कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र। तो यहाँ पे अगर हम इसके उदाहरण में देखें तो कच्चा माल के अंतर्गत कृषि उत्पाद जो था वो प्राथमिक क्षेत्र था। पशुपालन जो होता है ये भी प्राथमिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा मत्स्य पालन हो गया, मतलब मछली पालन, ये भी क्या आ जाता है? आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। वानिकी जो हो गया ये भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो बेसिकली जब ब्रिटिश शासन था तो उस समय सबसे ज्यादा कृषि पर लोग निर्भर थे, पशुपालन पर निर्भर थे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन सही है, प्राथमिक क्षेत्र। 152 का आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी, 153 का आंसर प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। अब द्वितीय क्षेत्र जो है ये क्या है? तो द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जो कच्चे माल, यानी कि जो प्राथमिक सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, उससे जो प्राप्त होता है माल, उसको बनाकर जो माल प्राप्त किया जाता है वो द्वितीय क्षेत्र हो जाता है। जैसे कि गन्ना हो गया प्राथमिक क्षेत्र, गन्ना से क्या बनता है? चीनी बनता है, गुड़ बनता है, तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, कपास हो गया आपका क्या? प्राथमिक क्षेत्र। तो कपास से क्या बनता है? सूती कपड़ा बनता है, उससे धागा बनता है, तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र में हो जाएगा। इसके अलावा कच्चा लोहा जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा और उससे बनाया जाता है स्टील, तो वो आपका किस में आ जाता है? द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। तो इस प्रकार ये द्वितीय क्षेत्र है। अब तृतीय क्षेत्र क्या होती है? तृतीय क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र, इनको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब इसमें क्या है? इसमें जो है परिवहन आ जाता है, जो आप लोगों को मतलब सेवा प्रदान करा जाता है लोगों को। भंडारण यानी जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गया, ठीक है, आलू उगाया गया या गेहूं या धान है तो इसको कोल्ड स्टोरेज में रखना या स्टोरेज में रखना अनिवार्य है, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो भंडारण ये क्या हो जाएगा? ये आपका तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर जो है, ठीक है, जितने भी बैंक हैं आपको सेवा दे रहे हैं, ठीक है, और पैसे रखने का, पैसे निकालने का, ठीक है, तो इस तरीके से ये भी किस में आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। संचार व्यवस्था ये भी तृतीय क्षेत्र है, ठीक है, व्यापार ये भी तृतीय क्षेत्र, तो ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान
लागू किया। रोलिंग प्लान की बात करेंगे या इसको फिर कहा जाता है अनवरत योजना, इसका एक अन्य नाम रखा गया अनवरत योजना। ये जब 1900 अगर हम बात करेंगे 1978 में, ठीक है, इसको लागू कब किया गया 1978 में, क्योंकि उस समय जो सरकार बनी थी, नई सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, इन्होंने योजना आयोग की जगह पर रोलिंग प्लान लाना उचित समझा। 1978 से लेकर 1980 तक इसका रोलिंग प्लान लागू किया गया और उस समय जो परियोजना चल रही थी पंचवर्षीय जो परियोजना, वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे ये पार्ट हो जाएगा। इसका जो कार्यकाल था 1974 से लेकर 79 तक रहा था और 1978 में ही जो है रोलिंग प्लान लागू कर दिया गया इसको हटाकर। और इसके बाद जब 1980 में इनकी सरकार गिरी मोरारजी देसाई के, तो फिर से इसके बाद कांग्रेस आई और उन्होंने फिर जो है 6वीं पंचवर्षीय 1980 से लेकर 1985 तक लागू कर दिया। तो रोलिंग प्लान 2 साल 1978 से 1980 के मध्य आई। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट, 5वीं के पंचवर्षीय योजना के बाद आई थी। चलिए, देश के समग्र मछली उत्पादन में शीर्षक राज्य कौन सा नहीं इनमें से? शीर्षक राज्यों की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर आता है, ठीक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल जो है वो आपका किस में आता है? दूसरे स्थान पर आता है। कर्नाटक और गुजरात, ये कर्नाटक की अगर बात करेंगे तो तीसरे स्थान पर आता है और गुजरात जो है ये समुद्री मछली के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। और केरल आपका जो है ये मछली उत्पादन से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर आंसर यही डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चौथे स्थान पर अगर पूछा जाएगा तो बिहार का चौथा नंबर है। पूरे ओवरऑल विश्व में देखा जाए तो भारत का दूसरा स्थान आता है मछली उत्पादन में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, दिए गए संसार में सर्वाधिक मछली उत्पादन कहाँ पर होता है? अब देखिए, ओवरऑल पूछा जाएगा तो सबसे पहले स्थान पर चीन हो जाता है, दूसरे स्थान पर भारत अपना। तो आंसर यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति की बात करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पीली क्रांति जो है वो तेल और तिलहन के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। कुछ प्रमुख क्रांतियों में जैसे कि श्वेत क्रांति पूछी जाती है, तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है। श्वेत क्रांति या दूध उत्पादन या फिर डेयरी उत्पाद हो जाता है। नीली क्रांति एक पूछी जाती है, नीली क्रांति आपकी मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा गुलाबी क्रांति पूछी जाती है, गुलाबी क्रांति किससे रिलेटेड है? तो गुलाबी क्रांति जो लाया गया वो झींगा मछली उत्पादन के क्षेत्र में लाया गया, साथ ही साथ प्याज उत्पादन के क्षेत्र में लाया गया। फिर इसके बाद लाल क्रांति पूछी जाती है, लाल क्रांति जो है वो टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन के लिए इसको चलाया गया लाल क्रांति, ठीक है। एक है रजत क्रांति जो बहुत पूछा जाता है, रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन के लिए जो है इसको लाया गया, ठीक है। इसी प्रकार एक है गोल क्रांति, गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन के लिए आया। तो इस प्रकार कुछ प्रमुख क्रांतियां हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया था? मतलब कि बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो दिया गया था, कौन सा वर्ष था? ठीक है, तो एक बारदौली सत्याग्रह हुआ था और सत्याग्रह इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, जिसका जो सफल रहा था और उसी से खुश होकर वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी और ये था फरवरी 1928। चलिए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा की स्थापना 1936 में कहाँ की गई? अखिल भारतीय किसान सभा कांग्रेस अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा की स्थापना 1936 में हुई थी और कहाँ पर हुई थी? तो ये हुआ था लखनऊ में। आंसर यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, अफीम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है इनमें से? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश और सबसे ज्यादा उत्पादन बाराबंकी जिले में होता है, ठीक है। और अफीम की फैक्ट्री अगर पूछा जाएगा तो गाजीपुर हो जाएगा, गाजीपुर में फैक्ट्री लगी है, लेकिन उत्पादन कहाँ पे होता है? बाराबंकी में। चलिए, उत्तर प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न का अकेले योगदान कितना करता है? उत्तर प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न का अकेले योगदान की बात करेंगे तो 161 का आंसर क्या है? सी ऑप्शन 18 से लेकर 24% तक करता है। आंसर सी पार्ट बिल्कुल राइट है। चलिए, कहाँ पर कृषि पार्क नहीं है इनमें से? कृषि पार्क की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वाराणसी में है, हापुड़ में भी है, लखनऊ में है, नोएडा में स्थित नहीं है। तो 162 का ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो बीज विकास निगम की स्थापना की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, बीज विकास जो निगम है और अगर स्थापना पूछा जाएगा यूपीएसडीसी, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1976 में, लखनऊ में इसका मुख्यालय बनाया गया था और यहाँ पे स्थापना पूछा गया इसलिए जो है 1976 हो जाएगा। अगर ये पूरा पूछा था कि पुनर्गठित कब हुआ, तो ये पुनर्गठित 2002 में हुआ था, उत्तराखंड 2000 में कटने के बाद। लेकिन तो यहाँ पे 1976 दिया गया नहीं क्योंकि स्थापना पूछा गया, जो कि ई ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, ICARDA ये जो एलेफो सीरिया का एक शहर है, एलेफो वहां पर है,
इसकी स्थापना कब हुई ये बताना है। तो ICARDA की अगर स्थापना की बात करेंगे 164, तो इसका आंसर क्या है, तो बी पार्ट करेक्ट है। 1977 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसका पूरा नाम याद रखिए, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन द ड्राई एरियाज। ठीक है, ड्राई मतलब सूखे एरियाज में रिसर्च करने के लिए इसकी स्थापना किया गया। अब चूंकि 1977 में जब स्थापना हुआ था तब इसका मुख्यालय एलेपो यानी कि सीरिया में बनाया गया, लेकिन सीरिया में गृह युद्ध के कारण इसका 2012 में इसका जो है हेडक्वार्टर इसको हटाकर वहां से बेरूत शहर जो कि लेबनान में स्थित है वहां पर इसका जो है हेडक्वार्टर बनाया गया है। तो अभी अगर बेसिकली अगर आपको बेरूत लेबनान मिले तो आप इसको लगाना, अगर ये नहीं मिलता है एलेपो सीरिया मिले तो इसको लगाना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोर्स ग्रेन पल्स रूट ट्यूबर सेंटर यानी कि CGPRT कृषि अनुसंधान संस्थान में कौन सा फसल नहीं आता। तो देखिए ये जो कोर्स ग्रेन पल्स रूट ट्यूबर सेंटर है इसके अंतर्गत मोटा अनाज आता है, दलहन आते हैं, जड़ कंद फसलें आते हैं, लेकिन फल का उत्पादन इसमें नहीं आता। तो यही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च यानी PDPR परियोजना निदेशालय कब और कहाँ बना। तो ये परियोजना निदेशालय जो है ये 1988 में बना था हैदराबाद में। कहाँ पर बना था, हैदराबाद में बना था। तो 1988 हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका कृषि उपयोगी नहीं, इनमें से अब कृषि जगत दिया गया है, कृषक जगत दिया गया है, कृषक जगत उपयोगी है, भोपाल में स्थित है। सेवाग्राम दिल्ली में है, ये भी स्थित है और ये भी उपयोगी है, कृषि से रिलेटेड पत्रिका है। खेती की दुनिया, खेती दुनिया ये पटियाला में, तो इसकी जो है क्या ये कृषि उपयोगी है। तत्वबोधिनी पत्रिका ऐतिहासिक है, इसका कृषि से कोई लेना देना नहीं था, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। कौन सा फसल चक्र है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो मक्का के बाद आलू प्याज उगाया जाता है, मक्का आलू गेहूं भी उगाते हैं, ज्वार गेहूं दिया गया ये भी उगाते हैं, लेकिन मक्का ज्वार और जौ एक साथ नहीं उगाया जाता। तो इस प्रकार ये जो है फसल चक्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होती, जो पी पार्ट में लिखा है, बाकी सारे लागू होते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र में तराई क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तराई क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो यह पाया जाता है इनमें से बिजनौर जिले में हो जाएगा, आंसर डी पार्ट इसका राइट है। ठीक है, चलिए भारत के कृषि विश्वविद्यालय के रंगा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। अब भारत का एक कृषि विश्वविद्यालय है जिसका नाम रंगा कृषि विश्वविद्यालय, रंगा मतलब इनका पूरा नाम आचार्य NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय था। ठीक है, यह है और ये आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 12 जून 1964 को हुआ था। कब हुआ था, 12 जून 1964 को। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय केरल में स्थित नहीं है। तो केरल कृषि विश्वविद्यालय बिल्कुल ये स्थित है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा है, त्रिमूर विश्वविद्यालय ये भी स्थित है। परभनी कृषि विश्वविद्यालय ये आपका केरल में नहीं, बाकी वेल्लानी कैरा जो दिया गया है, वेल्लानी कैरा ये आपका कहाँ पर है, ये भी आपका जो है केरल में पड़ता है। लेकिन परभनी कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। इसका पूरा नाम है वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन फेमस परभनी कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना हुई 18 मई 1972 को। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से बताना है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1962 में। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना वर्ष 2004 में हुई, इसका संक्षिप्त नाम क्या है। जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो जूनागढ़ से जे हो जाएगा कृषि से एग्रीकल्चर, ए हो जाएगा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, तो JAU बनेगा। आंसर यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा फल पट्टी है जो अमरूद का उत्पादन करती है। इनमें से अमरूद का उत्पादन करने वाली पट्टी जो है वो इसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ककराल पट्टी। यहाँ पे आंसर इसका बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पड़ता है आपका बदायूं क्षेत्र। ठीक है, बदायूं जिला, बदायूं जिला में स्थित है ये ककराल क्षेत्र, जो अपनी ककराल फल पट्टी के लिए जो है प्रसिद्ध है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अमरूद के उत्पादन के लिए जो है जाना जाता है। ठीक है, ये अमरूद के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो फल पट्टी ये घोषित करने का उद्देश्य जो है क्या है, तो किसानों को उन्नत बीज देना, कीटनाशक और सब्सिडी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो बदायूं जिले में ककराल पड़ता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न, ऊंचा गांव में कौन सी खेती होती है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ऊंचा गांव कहाँ पर है, बेसिकली पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए ऊंचा गांव दो है, एक तो है बुलंदशहर में,
एक कहाँ पर है, बुलंदशहर, ठीक है, और दूसरा एक मथुरा में पड़ता है, ऊंचा गांव। तो यहाँ पे जो बात हो रही है बुलंदशहर वाला बात हो रही है, क्योंकि कृषि से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे खेती किसकी होती है, तो बुलंदशहर के ऊंचा गांव में अगर हम देखें, और इसका एक और है सियाना बेल्ट, ठीक है, ऊंचा गांव और सियाना बेल्ट, ये दो स्थान हैं जहां पर अगर हम बात करेंगे इनमें से, तो वो विशाल विशाल आम के बागों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आम की खेती बहुत भरपूर होती है। तो आंसर बी पार्ट इसका बिल्कुल राइट है। चलिए, लीची का उत्पादन कहाँ पर होता है, अगला प्रश्न बताना। लीची की बात करेंगे तो 176 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए पार्ट हो जाएगा। लीची के लिए मेरठ प्रसिद्ध है, तो आंसर ए पार्ट इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कौन से वर्ष किया गया जिससे भारत में दूध का उत्पादन बढ़ा। तो ऑपरेशन फ्लड पूछा गया है कब किया गया था शुरुआत, जो कि दूध से रिलेटेड है, दूध उत्पादन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी ये बताना है। तो 177 का आंसर क्या है, तो 1970-71 में इसकी ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किया गया था, जो कि दूध से रिलेटेड है। चलिए, राज्य सरकार में कुक्कुट पालन यानी कि इसके क्षेत्र में उद्यमिता विकास हेतु नीति की जो घोषणा आई वो किस वर्ष आया ये बताना है, ठीक, यानी किस वर्ष इसकी घोषणा की गई कुक्कुट पालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए। तो 178 का आंसर क्या है, 178 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 2013 में ये जो है घोषणा किया गया था। चलिए, अमृत क्रांति की संज्ञा किससे प्रदान किया गया है, अमृत क्रांति, अमृत क्रांति की संज्ञा की बात करें तो यहाँ पे इसका क्या आंसर है, जो नदी है, नदियों को जोड़ने की जो परियोजना बनाई गई उनको क्या कहा गया, अमृत क्रांति योजना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, बी पार्ट हो जाएगा। अमृत क्रांति की संज्ञा नदी जोड़ो परियोजना से है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। चलिए, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना को कब लागू किया गया, चकबंदी योजना 180 की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या है, तो बी पार्ट हो जाएगा 1954 में लागू किया गया, ठीक है। 180 का आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट 1954 में इसको लागू किया गया। चलिए, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई, राजस्व परिषद की स्थापना की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1831 में किया गया था, तो सी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न, एक एकड़ किसके बराबर है इनमें से बताना है। तो 182 का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से अगर देखा तो एक एकड़ जो होता है 1.62 बीघा के बराबर होता है, तो यहाँ पे दिया गया, तो ए पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ रखा गया, प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय, जब 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो जो प्रशासनिक कार्य था उसका मुख्यालय, उसका हेडक्वार्टर किस जिले को बनाया गया, 183 का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, दिल्ली बनाया गया, दिल्ली में रखा गया, तो आंसर क्या है यहाँ पे, डी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उत्तर प्रदेश जिला गजेटियर विभाग के तहत कितने जिलों का गजेटियर तैयार किया गया इनमें से, तो शुरुआत में तैयार किया गया था 54 जिलों का, तो यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा 54 जिले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के तहत कितने विभाग अध्यक्ष कार्य करते हैं, तो राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के तहत जो टोटल अगर विभाग अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 5, यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, कृषि क्षेत्र को पुनः विशेष प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, यानी कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें सबसे पहले कृषि को ही सबसे प्राथमिकता दिया गया था। इसके बाद जब दिया गया तो कौन सी योजना थी जिसमें, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को दिया गया पुनः, प्रथम जो आई थी 1951 में लागू हुआ था, ठीक है, 1951 से लेकर 1926 तक। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 186 का आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय जो आई थी इसमें क्या है, पुनः कृषि को प्राथमिकता दिया गया। इसमें कृषि और औद्योगिक दोनों को साथ में प्राथमिकता दिया गया था और ये असफल भी रहा था, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो तीसरी पंचवर्षीय थी 1961 से लेकर 1966 तक चली, और इसी के मध्य भारत चीन का युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और इसके बाद इसी के अंतर्गत अंतराल में जो है आपका सूखा भी पड़ा था भारत में, तो इसलिए असफल रहा था, लेकिन पुनः जो प्राथमिकता दिया गया था कृषि क्षेत्र को, तीसरे वाले में दिया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय से हरित क्रांति का दूसरा चरण शुरू हुआ, हरित क्रांति की अगर बात करेंगे तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित और जो छठवां पंचवर्षीय था, ठीक है, छठवीं पंचवर्षीय जो थी 1980 में लागू हुई, 1985 तक चली, इसमें हरित क्रांति का जो है दूसरा क्या था, दूसरा चरण जो था वो शुरू किया गया, ठीक है। इसी पंचवर्षीय में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, क्या दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, छठवीं वाले में, ठीक है। छठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसी में जो है
नाबार्ड की 1982 में स्थापना हुई, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में इसी पंचवर्षीय के तहत हुआ। तो आंसर यहाँ पे डी पार्ट इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना कृषि संबंध में असफल रही थी? अब इसमें देखें, अब इसमें देखें तीसरा नहीं, तीसरे में भी असफल रही थी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो 188 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नवीं जो पंचवर्षीय योजना थी तो उसमें भी जो है कृषि के लिए लक्ष्य रखा गया 3.9%, और इसमें जो उपलब्धि मिली वो 2.1% कृषि में मिला था। तो ये भी जो था क्या था, कृषि से रिलेटेड जो था ये असफल रही थी। नवीं पंचवर्षीय योजना जो चली ये 1997 से लेकर 2002 के मध्य चली थी। चलिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि हेतु कितने प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो इसमें अगर हम देखें कृषि हेतु, तो कृषि हेतु के लिए 4% विकास दर का लक्ष्य रखा गया। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो आई वो 2012 में आई थी 2017 तक के, लेकिन 2014 में सरकार बदल गई, सरकार आ गई भारतीय जनता पार्टी। तो इन्होंने 2015 में इसकी जगह पे नीति आयोग का गठन किया, ठीक है, इसको जगह पर। तो ये आंसर यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 190, 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितने प्रतिशत भाग था? तो 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद कृषि का प्रतिशत पूछा जाए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 19.9%। ये पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुल राजस्व का कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र को आवंटित किया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुल राजस्व का 20% जो है कृषि क्षेत्र में आवंटित किया गया था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देश में कुल निर्यात में कृषि का कितने प्रतिशत भाग है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देश के कुल निर्यात में कृषि का कितने प्रतिशत आता है भाग जो निर्यात होता है? तो वो है 13%। यहाँ पे आंसर बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रकार की कृषि जोत में पाई जाती है? ठीक है, हमारे यहाँ पे मध्यम प्रकार, लघु प्रकार, सीमांत जो सभी प्रकार के पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक जनसंख्या हो किस प्रकार की कृषि जोत में जो है इस समय पाई जाती है? तो वो है सीमांत जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है। आंसर सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में लघु जोत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? भारत में लघु जोत की अगर बात करेंगे तो 18% जनसंख्या पाई जाती है। आंसर ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बही कृषि जोत में कितने हेक्टेयर की जोत की जाती है? अब बही कृषि जोत में अगर पूछा जाए तो कितने हेक्टेयर की जोत किया जाता है? तो इसमें 10 हेक्टेयर से अधिक जो जोत होती है उसके लिए जो है बही कृषि जोत किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, एक वर्ग मील में कितने बराबर होता है? एक वर्ग मील कितने एकड़ के बराबर होता है? तो एक वर्ग मील जो होता है वो 640 एकड़ के बराबर होता है। यहाँ पे सी पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एक गज किसके बराबर है? तो एक गज जो होता है 3 फुट के बराबर होता है। यहाँ पे ए पार्ट में दिया गया तो ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये किया गया था 1831 में। आंसर यहाँ पे सी पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका? यह किसने कहा था कथन कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं कर सकता? ये किसके द्वारा कहा गया कथन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यहाँ पे ए पार्ट इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, भारत में रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति के बारे में बातें हुई, ये अंडा और चिकन के उत्पादन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बी पार्ट इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे टोटल 200 क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन जो 50 है, मतलब 200 से लेकर 201 से लेकर 250 तक के क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में सेट 5 में डिस्कस करेंगे। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।